सिविल्स ओनली में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे की गहराइयों में उतर रहे हैं जो काफी समय से सुलग रहा था, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने इसे फिर से वैश्विक मंच के बिल्कुल केंद्र में ला दिया है। हम बात कर रहे हैं फिलिस्तीनी राज्य को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने की जो ये नई लहर उठी है उसकी, और साथ ही इजराइल पर जो लग रहे हैं बेहद गंभीर अंतर्राष्ट्रीय कानूनी आरोप उन पर भी। हाँ बिल्कुल, ये दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं और काफी महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो हमारे पास जो जानकारी है वो यही दिखाती है कि दुनिया भर में, खासकर यूरोप में, इस मुद्दे पर सोच बदल रही है। दशकों से जो एक स्थिति बनी हुई थी ना, हाँ, उसमें अब दरारें दिखने लगी हैं। हम देखेंगे कि स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे जैसे देशों के जो हालिया कदम हैं, उनका क्या मतलब है, और क्यों ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देश भी अपनी पुरानी नीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। और साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में जो मामले चल रहे हैं उनकी जटिलताओं को भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सब सिर्फ प्रतीकात्मक इशारे हैं, दुनिया का ध्यान खींचने का एक तरीका, या फिर इन कूटनीतिक और कानूनी दांव-पेचों का जमीनी हकीकत पर और भविष्य में किसी शांति समझौते की संभावनाओं पर कोई ठोस असर पड़ सकता है? चलिए इन परतों को खुलना शुरू करते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा घटनाक्रम से। स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे, इन्होंने एक साथ मिलकर औपचारिक रूप से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी। हाँ, ये एक समन्वित कदम था, सोचा समझा हुआ, अचानक नहीं। हाँ बिल्कुल, और इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ध्यान खींचा। ये देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं, खैर नॉर्वे नहीं, पर यूरोप का हिस्सा है। हाँ। और इनका ये कदम बाकी यूरोप और पश्चिमी देशों के लिए एक तरह से एक संकेत की तरह देखा जा रहा है। बिल्कुल, और ये लहर यहीं रुकी नहीं। जैसा आपने इशारा किया था, कई और देश भी हैं, जैसे माल्टा, स्लोवेनिया, वो भी इसी दिशा में आगे बढ़ने के संकेत दे चुके हैं। लेकिन शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात वो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के रुख में आया, जो संभावित बदलाव है वो है। हाँ, ये वो देश हैं जिनकी नीतियां पारंपरिक रूप से इजराइल के ज्यादा करीब रही हैं। बिल्कुल, और जो मान्यता को हमेशा एक अंतिम शांति समझौते के बाद की चीज मानते थे। हाँ, ब्रिटेन का मामला तो वाकई दिलचस्प है। विदेश सचिव डेविड कैमरन, जो पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, हाँ। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ब्रिटेन इस पर विचार कर सकता है कि फिलिस्तीनी राज्य को अंतिम समझौते से पहले ही मान्यता दे दी जाए। पहले ही? ये ब्रिटेन की दशकों पुरानी नीति से एक बहुत बड़ा विचलन होगा। हाँ। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके गहरे मतलब हैं। कैमरन ने इसे 2 राज्य समाधान की दिशा में एक, क्या कहा था उन्होंने, अपरिवर्तनीय प्रगति हासिल करने का तरीका बताया। इरिवर्सिबल प्रोग्रेस। अच्छा। हाँ, उनका तर्क ये है कि अगर फिलिस्तीनियों को लगे कि हाँ, एक स्वतंत्र राज्य की दिशा में कुछ ठोस हो रहा है, तो शायद शांति प्रक्रिया को बल मिले। हालांकि उन्होंने ये संकेत भी दिया कि ऐसी मान्यता शायद कुछ शर्तों के साथ आ सकती है, जैसे कि गाजा पट्टी से हमास नेतृत्व का जाना वगैरह। ओ, शर्तें भी हैं। हाँ, लेकिन ये विचार ही कि मान्यता पहले दी जा सकती है, ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। पर इन शर्तों का मतलब ये नहीं कि ये मान्यता भी व्यवहार में उतनी सीधी नहीं होगी। अगर शर्तें पूरी नहीं हुई तो क्या मान्यता अटक जाएगी? यस, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। शर्तों का जुड़ना निश्चित रूप से इसे जटिल बनाता है। ये दिखाता है कि भले ही सोच बदल रही है, लेकिन पश्चिमी देश अब भी वो सुरक्षा चिंताएं और जमीनी हकीकत को लेकर सतर्क हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। एक तरफ फिलिस्तीनी आकांक्षाओं को समर्थन देना, लेकिन साथ ही इजराइल की सुरक्षा चिंताएं और हमास जैसे समूहों की भूमिका, उसको भी ध्यान में रखना। सही। लेकिन फिर भी शर्त लगने के बावजूद मान्यता को एक उपकरण के रूप में देखना, न कि सिर्फ एक परिणाम के रूप में, यही अपने आप में एक बड़ा नीतिगत बदलाव है। हाँ, ये बात तो है। और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग की बातें भी कुछ इसी तर्ज पर हैं। हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी कहा कि मान्यता को 2 राज्य समाधान की गति तेज करने और चरमपंथी ताकतों को हाशिए पर धकेलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सही। उनका मानना है कि अगर दुनिया फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को गंभीरता से लेती है, तो शायद उन लोगों को बल मिलेगा जो शांति चाहते हैं, न कि संघर्ष। सही कहा। वोंग का तर्क ये है कि ये जो यथास्थिति है, ये बनाए रखना चरमपंथियों को ही मजबूत करता है। मान्यता देना, उनके अनुसार, फिलिस्तीनी अथॉरिटी जैसे जो मध्यमार्गी नेतृत्व हैं, उन्हें मजबूती दे सकता है। अच्छा। और शांतिपूर्ण में समाधान की उम्मीद जगा सकता है। ये दिखाता है कि 7 अक्टूबर के हमलों और उसके बाद गाजा में जो हुआ,
उसने कई देशों को अपनी पुरानी रणनीतियों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर किया है। हाँ, उन्हें लग रहा होगा कि शायद पुराने तरीके काम नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। और कुछ नया करने की जरूरत है। लेकिन सभी पश्चिमी देश एक ही नाव पर सवार नहीं है। कनाडा का उदाहरण, वो थोड़ी अलग तस्वीर पेश करता है ना। हाँ, बिल्कुल। उनकी पारंपरिक नीति तो यही रही है कि मान्यता किसी शांति समझौते के बाद ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल। कनाडा में स्थिति थोड़ी ज्यादा जटिल है। सरकार पर आंतरिक राजनीतिक दबाव भी है। अच्छा। हाँ, खासकर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी, जो कनाडा की एक प्रमुख वाम मध्यमार्गी पार्टी है और मौजूदा लिबरल सरकार को बाहर से समर्थन देती है। हाँ हाँ। उसने संसद में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था। इस पर काफी बहस हुई। और उस बहस का नतीजा क्या निकला? क्या कनाडा ने अपनी नीति बदली? नहीं, सीधे तौर पर नहीं। दिलचस्प बात यह हुई कि अंतिम प्रस्ताव में भाषा को नरम कर दिया गया। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के बजाय प्रस्ताव में कहा गया कि फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की दिशा में काम करने की बात। अच्छा, काम करने। हाँ, ये एक कूटनीतिक बीच का रास्ता था। ये दिखाता है कि कनाडा जैसे देशों में जहां घरेलू राजनीति, ऐतिहासिक मित्रता, खासकर अमेरिका के साथ नीतिगत तालमेल और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच संतुलन साधना पड़ता है, वहां नीतिगत बदलाव लाना कितना मुश्किल हो सकता है। शब्द बहुत मायने रखते हैं। यहाँ मान्यता देना और स्थापना की दिशा में काम करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये कूटनीतिक बारीकियां वाकई महत्वपूर्ण हैं। ये छोटे छोटे बदलाव या शब्दों के हेर फेर दिखाते हैं कि पर्दे के पीछे कितना कुछ चल रहा है। लेकिन इन कूटनीतिक बदलावों के समानांतर एक और बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मंच पर, जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में इजरायल के खिलाफ मामला। हाँ, और ये इस पूरी कहानी का शायद सबसे गंभीर और दूरगामी असर डालने वाला पहलू हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका ने दिसंबर 2023 में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में इजरायल के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। आरोप ये है कि इजरायल गाजा में अपने सैन्य अभियान के दौरान 1948 के नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। मतलब नरसंहार कर रहा है। नरसंहार, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। बिल्कुल। ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कदम था, क्योंकि नरसंहार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। और ICJ ने इस पर क्या कहा? क्या उन्होंने कोई फैसला सुनाया? ICJ ने जनवरी 2024 में एक प्रारंभिक प्रोविजनल मेजर्स का आदेश जारी किया। इसमें उन्होंने सीधे तौर पर युद्ध विराम का आदेश तो नहीं दिया जैसा दक्षिण अफ्रीका ने मांगा था। अच्छा। लेकिन उन्होंने इजरायल को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इजरायल को नरसंहार कन्वेंशन के तहत आने वाले सभी कृत्यों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। साथ ही इजरायल को ये सुनिश्चित करना होगा कि गाजा में मानवीय सहायता बिना किसी रुकावट के पहुंचे और नरसंहार के लिए उकसावे को रोका जाए और दंडित किया जाए। और रिपोर्ट भी देने को कहा। हाँ, इजरायल को इस पर रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया। लेकिन नरसंहार साबित करना तो बहुत मुश्किल होता है ना? इसके लिए क्या दिखाना पड़ता है? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। नरसंहार साबित करने के लिए सिर्फ बड़े पैमाने पर हत्याएं या तबाही दिखाना काफी नहीं होता। सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है इरादा, इंटेंट। हाँ। यानी ये साबित करना कि कार्रवाई करने वाले का इरादा किसी खास राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने का था। ये तो बहुत मुश्किल होगा साबित करना। बिल्कुल। ये कानूनी दहलीज बहुत ऊंची है और इसे साबित करना बेहद मुश्किल होता है। ICJ का अंतिम फैसला आने में इसमें सालों लग सकते हैं। लंबी प्रक्रिया चलेगी, सबूतों और दलीलों की। तो फिर इन प्रारंभिक आदेशों का क्या महत्व है? अगर अंतिम फैसला सालों दूर है, तो क्या इन आदेशों का कोई असर होता है? इनका बहुत ज्यादा प्रतीकात्मक और राजनीतिक महत्व है। पहली बात, दुनिया की सर्वोच्च अदालत का ये कहना कि नरसंहार का खतरा वास्तविक है, मतलब प्लॉजिबल रिस्क ऑफ जेनोसाइड। हाँ। भले ही प्रारंभिक तौर पर ये अपने आप में इजरायल के लिए एक बड़ा झटका है और उसके अंतर्राष्ट्रीय आचरण पर गंभीर सवाल खड़े करता है। सही। दूसरी बात, ये आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। हालांकि ICJ के पास इन्हें लागू करवाने के लिए अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं होती है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये सदस्य देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर दबाव डालते हैं कि वे इन आदेशों का पालन सुनिश्चित करवाएं। अच्छा। और तीसरा,
ये अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि हथियार बेचने वाले देश या कंपनियां शायद ज्यादा सतर्क हो जाएं। और बात सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के मामले तक ही सीमित नहीं है, आपने निकारागुआ का भी जिक्र किया था। हाँ, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, निकारागुआ ने भी जर्मनी के खिलाफ आईसीजे में एक अलग मामला दायर कर दिया। जर्मनी के खिलाफ क्यों? निकारागुआ का आरोप है कि जर्मनी इजरायल को हथियार और अन्य सहायता देकर गाजा में हो रहे कथित नरसंहार में मदद कर रहा है और इस तरह नरसंहार कन्वेंशन के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि आईसीजे ने इस मामले में जर्मनी के खिलाफ तत्काल उपाय करने का आदेश देने से इनकार कर दिया, लेकिन ये केस अभी जारी है। अच्छा, ये दिखाता है कि गाजा का मुद्दा किस तरह अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में खींच गया है। अब देश एक दूसरे पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। ये सिर्फ इजराइल फिलिस्तीन का द्विपक्षीय मुद्दा नहीं रह गया है। जाहिर है इन सब पर इजराइल की प्रतिक्रिया काफी तीखी रही होगी। उन्होंने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने वाले देशों पर क्या कहा और आईसीजे के मामले पर उनका क्या रुख है? इजराइल ने स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे द्वारा मान्यता दिए जाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे आतंकवाद के लिए पुरस्कार बताया, खासकर 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमलों के संदर्भ में। उनका तर्क है कि इस तरह के एक तरफा कदम शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं और हमास जैसे समूहों को प्रोत्साहित करते हैं। और राजदूतों को भी वापस बुला लिया था। हाँ, विरोध जताने के लिए इजराइल ने इन देशों से अपने राजदूतों को भी तुरंत वापस बुला लिया। उनका मानना है कि फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता सिर्फ इजराइल के साथ सीधी बातचीत और एक व्यापक शांति समझौते के जरिए ही होनी चाहिए, जिसमें इजराइल की सुरक्षा चिंताओं का समाधान हो। और आईसीजे के मामले पर? आईसीजे के मामले पर भी इजराइल का रुख बेहद कड़ा रहा है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के आरोपों को बेतुका, खून का कलंक, ब्लड लिबल और यहूदी विरोधी भावना से प्रेरित बताया है। वे जोर देकर कहते हैं कि उनका सैन्य अभियान हमास के खिलाफ आत्मरक्षा में है, न कि फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ, और वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वे आईसीजे की कार्यवाही में अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वे इस प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते रहे हैं। उनकी दलील है कि उन पर नरसंहार का आरोप लगाना न सिर्फ गलत है, बल्कि ये नरसंहार शब्द के मायने को भी कमजोर करता है। तो अब हम उस बड़े सवाल पर आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये जो 2 धाराएं चल रही हैं, एक तरफ कूटनीतिक मान्यता की लहर, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दबाव, क्या इनका जमीनी हकीकत पर कोई वास्तविक असर पड़ेगा? क्या इनसे इजराइल की नीतियां बदलेंगी या फिलिस्तीनियों के जीवन में कोई सुधार आएगा? ये $1 मिलियन का सवाल है और इसका जवाब सीधा नहीं है। एक दृष्टिकोण तो ये है कि ये कदम, खासकर मान्यता, मुख्य रूप से प्रतीकात्मक है। अच्छा, जमीन पर कब्जा, बस्तियां, गाजा की घेराबंदी, ये सब तो वैसे ही जारी हैं। जब तक इन मुद्दों का हल नहीं निकलता, सिर्फ मान्यता देने से फिलिस्तीनी राज्य हकीकत कैसे बनेगा? हाँ, ये भी बात है। आलोचक कहते हैं कि ये बिना किसी ठोस नतीजे के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि चमकाने का तरीका ज्यादा है। लेकिन दूसरा पक्ष भी तो होगा, जो लोग मानते हैं कि इसका असर होगा। बिल्कुल। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ये कदम प्रतीकात्मक होते हुए भी महत्वपूर्ण है। मान्यता देने से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्यादा वैधता और मजबूती मिलती है। ये भविष्य की बातचीत के लिए पैरामीटर्स तय करने में मदद कर सकता है। मतलब ये स्पष्ट करता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2 राज्य समाधान को ही अंतिम लक्ष्य मानता है। साथ ही आईसीजे के मामले जैसे कानूनी दबाव भले ही धीमी गति से काम करें, इजराइल पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बढ़ाते हैं। ये इजराइल के सहयोगियों जैसे अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भी दबाव डालते हैं कि वे इजराइल की नीतियों पर ज्यादा सख्ती से सवाल उठाएं। तो शायद तत्काल असर न दिखे, लेकिन लंबे समय में। हाँ, हो सकता है कि इसका तत्काल असर न दिखे, लेकिन लंबे समय में ये कूटनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। तो हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे को लेकर एक नई हलचल है। यूरोप के कई देश अपनी पारंपरिक स्थिति बदल रहे हैं या बदलने पर विचार कर रहे हैं। हाँ, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख पश्चिमी देशों के रुख में भी बदलाव के संकेत हैं, जो दशकों पुरानी यथास्थिति को चुनौती दे रहे हैं। और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का शिकंजा भी कसता दिख रहा है।
आईसीजे में नरसंहार जैसे गंभीर आरोपों पर सुनवाई चल रही है। हाँ। भले ही अंतिम निर्णय दूर हो, लेकिन ये प्रक्रिया ही इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय जांच के दायरे में ला रही है और उस पर दबाव बना रही है। तो इन सब अलग अलग पहलुओं को एक साथ देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? क्या हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दशकों से चले आ रहे संघर्ष के समाधान की दिशा में कोई नई राह खुल सकती है? यहाँ एक गहरा सवाल सोचने के लिए है। ये जो दो ताकतें काम कर रही हैं, कूटनीतिक मान्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी कार्रवाई, क्या ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगी? अच्छा सवाल है। क्या ये मिलकर इतना दबाव बना पाएंगी कि दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर वापस लाया जा सके और दो राज्य समाधान की दिशा में कोई ठोस प्रगति हो? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कदम, खासकर अगर वे एक तरफा महसूस किए जाते हैं, मौजूदा दरारों को और चौड़ा कर देंगे? क्या इससे इजराइल और उसके समर्थक और ज्यादा रक्षात्मक हो जाएंगे और बातचीत की संभावना और कम हो जाएगी? ये वास्तव में एक जटिल स्थिति है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। हाँ, ये देखना होगा कि क्या ये घटनाक्रम एक नए अध्याय की शुरुआत है जो स्थायी शांति की ओर ले जा सकता है, या फिर ये इस पुराने और दर्दनाक संघर्ष में एक और जटिल मोड़ साबित होंगे। बिल्कुल। भविष्य की दिशा इस बात पर निर्भर करेगी कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, क्षेत्रीय ताकतें और सबसे महत्वपूर्ण इजराइल और फिलिस्तीनी खुद इन नई परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाला समय ही देगा और जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहेंगी।